हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। लास्ट टर्न पर हम लोगों ने स्टार्ट किया था नया टॉपिक था करंट इलेक्ट्रिसिटी। और करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम लोगों ने जो बेसिक टर्म्स होते हैं उनका इंट्रोडक्शन दिया था। फॉर एग्जांपल, स्टार्टिंग विद द बेसिक डेफिनेशन ऑफ करंट, करंट क्या होता है। करंट के बाद रेजिस्टेंस का मीनिंग क्या होता है। रेजिस्टेंस में हम लोगों ने रेजिस्टेंस की जो बेसिक यूनिट्स होती है, जो रेजिस्टेंस की यूनिट होगी, रेजिस्टिविटी की यूनिट होगी, उसका डिस्कशन किया था। और फिर इसके रेसिप्रोकल कंडक्टेंस और स्पेसिफिक कंडक्टेंस, ये सब कुछ कंप्लीट करने के बाद क्वेश्चंस का सीक्वेंस चल रहा था। और क्वेश्चन के सीक्वेंस में हम एक इंटरेस्टिंग कैटेगरी, एक इंटरेस्टिंग टाइप के क्वेश्चन पर आए थे। जब हम वायर को स्ट्रेच करते हैं तो वायर को स्ट्रेच करने पर उसकी लेंथ में इंक्रीमेंट होगा, रेडियस में डिक्रीमेंट होगा, और किस तरह से उसका जो नया रेजिस्टेंस होता है वो हम फाइंड करते हैं। तो इस पर हम लोगों ने एक क्वेश्चन ट्राई कर लिया था। ये वाला क्वेश्चन ट्राई कर चुके थे, इसके आगे हमें आज कंटिन्यू करना है। चलिए, तो दिन की स्टार्टिंग कुछ क्वेश्चंस के साथ हम करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आपको ये वाला ट्राई करना है, करो ट्राई। अप्रोच वही है जो लास्ट रन के क्वेश्चन में हम लोगों ने यूज किया था। लेंथ में अगर हम स्ट्रेच करके इंक्रीमेंट लाते हैं तो उससे रेजिस्टेंस पर क्या इफेक्ट होता है, हमें इसका ऑलरेडी आइडिया है। चलिए ट्राई करके देखें। देखो, एक्सप्रेशन जो हम लोग यूज करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, R इज इक्वल्स टू रो एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो यहाँ से एक चीज़ तो क्लियर है कि रेजिस्टेंस इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए हमें एल स्क्वायर के प्रोपोर्शनल लेना है। इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए ना, जब स्ट्रेचिंग वाले क्वेश्चंस होते हैं, वायर को स्ट्रेच करने वाले क्वेश्चंस की हम बात करते हैं। हमसे पूछा है परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस। तो अब परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस हो जाएगा फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ का स्क्वायर, ये इनिशियल लेंथ इंटू 100। परसेंटेज निकालना आता है ना, परसेंटेज चेंज निकालना आता है सबको। फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, चेंज अपॉन ओरिजिनल, ये चेंज है। ये चेंज आया और ये है ओरिजिनल, चेंज अपॉन ओरिजिनल। और रेजिस्टेंस में जो चेंज होगा वो किसके प्रोपोर्शनल होगा? एल स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा। इसलिए रेजिस्टेंस की जगह मैं एल स्क्वायर का चेंज लिख रहा हूँ। तो एल स्क्वायर का चेंज, इनिशियल लेंथ एल थी, 50% इंक्रीमेंट मतलब 1.5 एल। कितना आता है अभी सॉल्व करने पर? 125%।
चलिए अब इसका एक और क्वेश्चन ट्राई करके देखते हैं, इसी पैटर्न का ये लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद हम पैटर्न चेंज करेंगे फिर। जैसे जैसे आंसर आते जाए मुझे आंसर मैसेज करते जाओ, मैं वेट कर रहा हूँ आंसर्स का। मुझे प्रोग्रेस पता चलती रहेगी, क्या प्रोग्रेस हो रही है हम लोगों की। इतना टाइम लगने के बाद भी सही आंसर मुझे एक भी नहीं मिल पाया है। जितने भी आंसर्स आए हैं सब के सब गलत आंसर आए हैं। इतनी देर लगाने के बाद भी अगर आप इस क्वेश्चन का सही आंसर नहीं बता पा रहे हो, गड़बड़ है ना फिर तो। आर इज इक्वल टू रो एल स्क्वायर बाय वॉल्यूम, है ना। स्ट्रेच करने वाले फॉर्मूले स्ट्रेच कर रहे हैं, तो स्ट्रेच करने में हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। अब अच्छा मुझे एक चीज़ बताओ, एरर एनालिसिस याद आ रहा है आपको 11th क्लास? स्मॉल चेंज है, लेंथ में स्मॉल चेंज है तो एरर एनालिसिस यूज़ कर सकते हो। परसेंटेज चेंज इन आर, बाकी सब टर्म्स तो सेम रहेंगे। डेंसिटी कांस्टेंट, डेंसिटी सॉरी, ये जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है वो कांस्टेंट, वॉल्यूम कांस्टेंट, तो हम क्या लिखेंगे, इज टू टाइम्स ऑफ परसेंटेज चेंज इन एल। आंसर होगा अप्रोक्सीमेटली 0.4%। और ये मैंने आपको बताया भी था, कूलम्स लॉ में भी डिस्कस हुआ था, इस टाइप के क्वेश्चन आगे बहुत सारे आएंगे फिजिक्स में, तब आपको एक स्टैंडर्ड प्रोसेस यूज़ करना है, ये वाला एरर एनालिसिस वाला। तब भी मैंने बताया था, अब भी फिर से बता रहा हूँ। आप चाहते तो कैलकुलेशन से भी कर सकते थे, पर वो कैलकुलेशन से आंसर तो सेम आएगा और उल्टा आपको मेहनत बहुत लगेगी, लेंदी बहुत जाएगा, है ना। आप लेंथ में चेंज लिखते, 100 का 100.2 लिखते, फिर 100.2 माइनस 100/100 × 100, वो करते तो भी आपका आंसर तो ही आता 0.4। बस उसमें कैलकुलेशन ज़्यादा लग जाता आपको।
चलो अब पैटर्न चेंज कर देते हैं थोड़ा सा। अब हमें निकालना है इस पर्टिकुलर सिलेंडर का रेजिस्टेंस किन दोनों फेस के बीच में, बिटवीन फेस पी एंड क्यू। ये दिख रहे हैं दोनों फेस पी और क्यू के बीच में। हमें इसका रेजिस्टेंस फाइंड करना है, पर देखो इसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कैसा दिया हुआ है, वेरिएबल है, रो इक्वल टू रो नॉट एक्स, जहाँ पे एक्स क्या है, एक्स इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम एंड पी। इसका रो वेरी कर रहा है और आपको इस पूरे सिलेंडर का टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करना है बिटवीन पी एंड क्यू। आपको पता है इसमें अब आपको यूज़ करना पड़ेगा इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल एलिमेंट का रेजिस्टेंस निकाल कर उसको करना पड़ेगा इंटीग्रेट। करो ट्राई। देखो इसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम डिफरेंशियल एलिमेंट लेकर स्टार्टिंग करेंगे। डिफरेंशियल एलिमेंट कैसे लेंगे? डिफरेंशियल एलिमेंट लेने के लिए हम लोग ये जो फेस पी है, इस फेस पी से कितने डिस्टेंस पर जाएंगे, फेस पी से हम लोग मूव करते हैं एक्स डिस्टेंस पर। यहाँ से कितने डिस्टेंस पर, यहाँ से हम मूव करते हैं एक्स डिस्टेंस पर। एक्स डिस्टेंस पर जाकर हम कितने थिकनेस का, डी एक्स थिकनेस का एक डिफरेंशियल एलिमेंट लेते हैं। ये डी एक्स थिकनेस का एक डिफरेंशियल एलिमेंट लिया। ये आपको एक थिन डिस्क के फॉर्म में दिखेगा। इमेजिन करो सिलेंडर में एक डिफरेंशियल एलिमेंट लेंगे इस तरह से, तो ये आपको एक डिस्क के फॉर्म में दिखाई देगा। क्या हम इस डिस्क का रेजिस्टेंस लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, रो एल बाय ए, एल बाय ए। अब आप सोच रहे हो एल डी एक्स क्यों है, क्योंकि देखो करंट ऐसे जा रहा है, हमको लोग कल ही सीख चुके थे करंट अगर इस तरह से जा रहा है तो लेंथ क्या हो जाएगी इसकी, जिस लेंथ के अलॉन्ग करंट जा रहा है वो है डी एक्स। तो रो एल बाय ए, पर रो कितना है, रो है रो नॉट एक्स। रो की वैल्यू रख दो रो नॉट एक्स डी एक्स बाय ए। अच्छा, ऐसे बहुत सारे डिफरेंशियल एलिमेंट्स होंगे, ये सब के सब डिफरेंशियल एलिमेंट एक के बाद एक कनेक्टेड है, मतलब सब किस में कनेक्टेड है, सीरीज कॉम्बिनेशन होगा रेजिस्टर सा। देखो इमेजिन करो ये सब डिफरेंशियल एलिमेंट एक के बाद एक कनेक्टेड हैं, इसका मतलब ये कैसा कॉम्बिनेशन हो जाएगा रेजिस्टर्स का, इट विल बी टर्म्ड एज सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। और सीरीज कॉम्बिनेशन में टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, सब रेजिस्टेंस का सम। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में आर कितना होता है, समेशन ऑफ ऑल द डिफरेंशियल रेजिस्टर्स, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ रो नॉट एक्स डी एक्स बाय ए। लिमिट होगी एक्स पर, कहाँ से कहाँ तक, एक्स फ्रॉम एक्स इक्वल टू जीरो टू एक्स इक्वल टू एल।
रो नॉट एल स्क्वायर बाय 2a। अच्छा, ये आने के बाद अब आपको क्या फाइंड करना है? बी पार्ट। ये तो ए पार्ट हो गया। बी पार्ट अब आपको फाइंड करना है इफेक्टिव रो ऑफ द वायर। वायर के आर को मैं क्या लिख सकता हूँ? रो इफेक्टिव इंटू एल बाय ए, रो एल बाय ए। पर अभी हमने देखा कि वो रो एल बाय ए किसके इक्वल आ रहा है? आर इफेक्टिव किसके इक्वल आ रहा है? आर इफेक्टिव आ रहा है रो नॉट एल स्क्वायर बाय 2a। कंपेयर करने से रो इफेक्टिव मुझे मिल जाएगा वायर का रो नॉट एल बाय 2। ये बी पार्ट का आंसर हो जाएगा। ये सीरीज कॉम्बिनेशन होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन नहीं है, इसको सीरीज कॉम्बिनेशन बोलते हैं। एक के बाद एक क्या होगा? करंट एक के बाद एक हर एक डिस्क में से पास करेगा, तो एक के बाद एक सबके सब एक के साथ सीरीज में कनेक्टेड है। अब देखो, इस क्वेश्चन में आपको दो अलग अलग मटेरियल्स गिवन है। पहला ये ब्लू वाला सिलेंडर गिवन है। ब्लू वाले सिलेंडर का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रो और रेडियस है आर। और ब्लू वाले के ऊपर दूसरा आपको ये दिया हुआ है ग्रीन वाला, ये ग्रीन वाला एरिया। इसके लिए स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है 2 रो और रेडियस है 2r, इसका आउटर रेडियस है 2r। आपको फाइंड करना है इस पूरे असेंबली का ए और बी के बीच में रो इक्विवेलेंट। थोड़ा ध्यान देना, क्वेश्चन ही तो गलत हो सकता है। थोड़ा केयरफुली सॉल्व करने की कोशिश करना। आपको फाइंड करना है व्हाट इज द रो इक्विवेलेंट या इक्विवेलेंट रेजिस्टिविटी ऑफ द गिवन कॉम्बिनेशन। इस कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रेजिस्टिविटी क्या होगा बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी।
इसका आंसर आना चाहिए 8 रो/5। देखो उसमें प्रोसेस क्या यूज करेंगे, सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा ब्लू वाले के रेजिस्टेंस से। ब्लू वाले का रेजिस्टेंस कितना होगा, L/A। अब ये जो एरिया है वो ये वाला एरिया होगा, ये जो एरिया मैं कलर कर रहा हूँ, ये एरिया कितना होगा, ये एरिया होगा πr²। मैंने आपको पहले भी बताया था क्वेश्चन के टाइम पर कि आर उसका रेडियस है, राइट। तो πr² क्या हो जाएगा, πr² उसका रेजिस्टेंस हो जाएगा R1 का। अब दूसरा रेजिस्टेंस में निकालूंगा, ये हॉलो सिलेंडर जो दिख रहा है ग्रीन कलर में, ये तो हम कर चुके थे लास्ट क्लास में। ग्रीन कलर वाले सिलेंडर का रेजिस्टेंस मुझे फाइंड करना आता है। कैसे फाइंड करते हैं, ρL/A में ये क्रॉस सेक्शन एरिया ग्रीन वाले का लेना है। तो ग्रीन वाले के लिए हम लिखेंगे, पहले अच्छे से कलर कर दें इसको। हम्म, अब ग्रीन वाले के लिए क्या लिखेंगे, ग्रीन वाले के लिए लिखेंगे R2 = L/3πr²। समझ में आता है ना, 3πr² कहाँ से आ रहा है, 3πr², उसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, ठीक है। R1 R2 आने के बाद अब देखो स्टोरी समझने की कोशिश करना। कोई पर्सन अगर इसको बाहर से देख रहा है, कोई ऑब्जर्वर है जो इसको बाहर से देख रहा है, उसे पता थोड़ा ना चलेगा कि दो अलग अलग मटेरियल हैं। उसे तो एक ही सिलेंडर दिख रहा है। बाहर से देखने वाले पर्सन को तो एक ही सिलेंडर दिख रहा होगा, जिस सिलेंडर की लेंथ सेम है L, और उस सिलेंडर का रेडियस कितना है, उस सिलेंडर का रेडियस है 2R, जो आउटर मोस्ट रेडियस है। देखो उसे नहीं पता कि दो अलग अलग मटेरियल से, उसे लग रहा है कि एक ही मटेरियल तो है, ये एक ही मटेरियल दिख रहा है उसे पूरा, जिसका रेडियस है 2R। और हमें फाइंड करना है कि अगर ये एक ही मटेरियल से बना होता, अगर ये पूरा सिलेंडर हम एक ही मटेरियल से बना देते, तो रो की इफेक्टिव वैल्यू क्या होती। ये पूरा देखो एक ही मटेरियल से बन गया अब, तो मान लो रो की इफेक्टिव वैल्यू होती, रो इफेक्टिव। तो जरा मुझे बताओ इस वाले डायग्राम का आर कितना लिखता मैं, रो इफेक्टिव लेंथ बाय ए कितना होगा, ये वाला एरिया, ये एरिया हो जाएगा 4πr²। ये लिखने के बाद अब आपको पता है ना ये दोनों किस में कनेक्टेड है, ग्रीन और ब्लू किस में कनेक्टेड है, पैरेलल में। इसको हम बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। ब्लू और ग्रीन आर कनेक्टेड इन पैरेलल, तो हम क्या लिखेंगे, 1/R = 1/R1 + 1/R2। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे, R1 R2 और R तीनों वैल्यू सब्सटीट्यूट करोगे, और आपको डायरेक्टली हमारा रिजल्ट मिल जाएगा रो इक्विवेलेंट का। रो इफेक्टिव बोल दो, रो इक्विवेलेंट बोल दो, उसका हमें आंसर मिल जाएगा। ये पैरेलल में क्यों है, अरे आप लोगों ने बचपन में छोटे थे तब सीरीज पैरेलल नहीं पढ़ा क्या, पैरेलल कॉम्बिनेशन नहीं दिखेगा आपको ये। यार ऐसे कैसे चलेगा फिर हमारा ट्वेल्थ में काम, ये बताओ, पैरेलल कॉम्बिनेशन ये भी अब एक्सप्लेन करना पड़ जाएगा। देखो वोल्टेज इसका V1 मान लो, इसका वोल्टेज V2 मान लो, पोटेंशियल ड्रॉप सेम है। पोटेंशियल ड्रॉप सेम होने का मतलब करंट सेम टाइम पर दोनों में अलग अलग टाइप से फ्लो कर सकता है। ये आप लोगों ने पूरा 11, अच्छा जबकि एक चीज बताओ, चलो मान लिया कि आपने 9 10 में एक बार नहीं भी पढ़ा हो, 11th में आपने हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रॉड्स पढ़ा होगा, हीट ट्रांसफर पढ़ा होगा, तब भी तो ये पढ़ते हो कि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। और वैसे भी दिख रहा है ये पैरेलल कॉम्बिनेशन क्यों है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। पोटेंशियल डिफरेंस सेम क्यों होगा, देखो लेफ्ट वाले फेस का पूरा पोटेंशियल V1 है, राइट वाले का पूरा V2 है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन की खास बात क्या होती है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। तो उन एलिमेंट्स को हम बोलते हैं कि दोज एलिमेंट्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। अगर फिर भी नहीं पता है कोई बात नहीं, हम आज पढ़ने वाले हैं उसको, आगे जाकर हम रेजिस्टर्स में सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के केस और कंसेप्ट भी डिस्कस करेंगे। बट मैंने ये क्वेश्चन इसलिए दिया क्योंकि मुझे, मेरा ये अजम्पशन था कि आप लोगों को सबको पता होगा सीरीज और पैरेलल क्या होता है। चलो अब एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं।
अभी पढ़ेंगे वैसे हम आगे सीरीज और पैरल कॉम्बिनेशन आज ही हम लोग डिस्कस भी करेंगे। दोनों की रो सेम नहीं है, वो मैंने रो सेम लिख दिया है क्या? रो सेम नहीं है, ये गलती से लिख दिया मैंने यहाँ पे। ये रो की जगह क्या लिखेंगे? रो सेम नहीं है। वो बिल्कुल सही बात है, उसको हम लिखेंगे टू रो। समझ में आ गया ना? वो रो की जगह क्या दिया हुआ है? वो टू रो दिया हुआ है ना, वो तो मैंने गलती से सेम लिख दिया। जबकि यहाँ देखो वैल्यू देखो क्या है, टू रो है ना। अब आपका आंसर मैच करेगा, वरना आंसर ही मैच नहीं करेगा सॉल्व करोगे तो। ठीक है, ये यहाँ पे चेंज कर लेना, अगर किसी ने सेम लिख दिया हो तो यहाँ पे उसको चेंज करके रो की जगह क्या लिख देना? टू रो। रो इंटू एल बाय ए। रो कितना दिया है? सेकंड वाले मटेरियल का रो दिख रहा है, ये टू रो दिया हुआ है, तो वो वैल्यू रखनी पड़ेगी मुझे। पहला वाला तो रो एज इट इज चलेगा, दूसरा वाला टू रो। चलो इस पर एक प्रॉब्लम अब और ट्राई करके बताओ। आपको फाइंड करना है, ये फ्रस्टम दिया हुआ है, फ्रस्टम समझते हो ना? फ्रस्टम का ये वाले सरफेस का रेडियस है ए, दूसरे वाले सरफेस का रेडियस है बी, फ्रस्टम की लेंथ है एल। एल इज द लेंथ ऑफ द फ्रस्टम, ये वाली लेंथ। और फ्रस्टम के मटेरियल का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है रो। आपको फाइंड करना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस फ्रस्टम बिटवीन दिस टू एक्सट्रीम फेसेस। ये जो फेस हैं, इसको हाईलाइटर से कर देते हैं कलर, इन दोनों के बीच में। ये वाला फेस और ये वाला फेस, इन दोनों फेस के बीच में आपको आर इक्विवेलेंट फाइंड करना है। एजम्पशन भी लेना है, एक एजम्पशन लेना है, इसके बिना सॉल्व नहीं करना है। एजम्पशन ये लेना है कि जो करंट है वो हमेशा हमेशा इस फ्रस्टम के एक्सिस के पैरेलल फ्लो करेगा। आज कलर बिल्कुल परफेक्ट हुआ है वैसे, जरा सा भी कलर देखो हमने बाहर नहीं जाने दिया, इसको बोलते हैं परफेक्ट ड्राइंग। आपको ये अज्यूम करना है कि जो करंट है वो करंट इस तरह से फ्लो करेगा, पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ सिलेंडर, पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ फ्रस्टम।
हाँ, इस बार डिफरेंशियल एलिमेंट्स जो आएंगे वो सब सीरीज में होंगे। और थोड़ा आप इमेजिन कर सकते हो डिफरेंशियल एलिमेंट्स आपको कैसे मिलेंगे। जैसे कैरोट होती है, गाजर, गाजर खाते हो, कैरोट, ठीक है। तो कैरोट खाने से पहले जब वो सलाद में डालते हो तो उसको क्या करते हो, आप कट करते हो ना, बहुत सारे स्मॉल स्मॉल पीसेस में कट करते हो, तो वो डिस्क के फॉर्म में कट करते हो ना, छोटे छोटे डिस्क के फॉर्म में कट होता है, बिल्कुल वैसे ही कट करना है। 150 सेकेंड और दे रहा हूँ, पूरे 150 सेकेंड दे रहा हूँ। 150 इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट नंबर। 150 सेकेंड दे रहा हूँ, और ट्राई करो जल्दी से, उसके बाद मुझे जो रिजल्ट आ रहा है वो बताओ। आंसर आप लोगों को ऐसे पता होना चाहिए, याद होना चाहिए आंसर, रो एल बाय पाई, ये भी आप याद भी करवा देंगे अभी ये, क्योंकि आगे आकर ये रिजल्ट काम आएगा कुछ क्वेश्चंस में। देखो पहले सॉल्व करके देखते हैं। हम इसको कट कैसे करेंगे डिफरेंशियल एलिमेंट में, वो ध्यान से देखना। मैं जाऊंगा इस पॉइंट से कितने डिस्टेंस पर, एक्स डिस्टेंस पर, और एक्स डिस्टेंस पर मैं डी एक्स लेंथ का, या डी एक्स थिकनेस बोल दो, डी एक्स थिकनेस का मैं एक डिफरेंशियल एलिमेंट कंसिडर कर रहा हूँ। ये देखो, ये देखो, यही वो एलिमेंट है जो हमें कंसिडर करना है, जिसकी थिकनेस है डी यक्स। कितनी है, डी यक्स। बाहर ही लिख देते हैं, इसको कलर भी कर देते हैं लगे हाथों। ये वो डिफरेंशियल एलिमेंट था। जैसा कि ये देख सकते हो कि एक अच्छा इंजीनियर एक अच्छा आर्टिस्ट भी होता है, ठीक है। चलो अब ये डी एक्स एलिमेंट ले लिया। अब डी एक्स एलिमेंट का रेडियस कितना है, इसका रेडियस ले लेते हैं हम आर। इसका रेडियस कितना है, ये रेडियस दिख रहा है, रेडियस इसका मैं मान लेता हूँ आर के इक्वल है। सबसे पहले मुझे सिर्फ इस डी एक्स एलिमेंट का रेजिस्टेंस बताओ। इसका रेजिस्टेंस होगा डी आर। क्वेश्चन में मजा आएगा, बहुत सारी यूनिक चीजें हैं इस क्वेश्चन में। डी आर कितना होगा, डी आर होगा रो एल। एल मतलब ये थिकनेस, क्योंकि करंट ऐसे जाएगा, आगे जाएगा ना करंट, तो एल मतलब इसकी थिकनेस। थिकनेस कितनी है, डी एक्स, डिवाइड बाई एरिया कितना है, पाई आर स्क्वायर। ये अकेली डिस्क नहीं, ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी डिस्क होगी जो एक के बाद एक के बाद एक कनेक्टेड होगी, ठीक है। तो इसका मतलब वो सब डिस्क आपस में किस में कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है। सीरीज में कनेक्टेड होने का मतलब आर कैसे निकालूंगा मैं, इंटीग्रेशन ऑफ टी आर। पर इस इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम अटक रही है, ऊपर डी एक्स है नीचे आर है,
कैसे करेंगे इंटीग्रेट? ऊपर dx से नीचे r है, तो अब इंटीग्रेट करने के लिए मुझे दोनों में रिलेशन चाहिए। रिलेशन निकालना आता है आपको? देखो रिलेशन में निकाल के बताऊंगा। r इक्वल टू a प्लस बी माइनस ए बाय एल इंटू एक्स। सोचो कैसे? सिमिलर ट्रायंगल्स, जिसको नहीं पता सिमिलर ट्रायंगल्स के बारे में भी, उसे हम बता दें कि हमने क्या करा है। ये फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, ये ए, ये बी, ये एंगल दिख रहा है, इसको थीटा बोल देता हूँ। जरा बताओ टेन थीटा कितना होगा? बी माइनस ए बाय एल होगा। टेन थीटा हो गया। अब इसको भूल जाओ, अब इसको भूल जाओ। अब एक काम करो, आपने क्या माना? आपने तो ये माना है ना कि एक्स डिस्टेंस पर एक एलिमेंट है। ये देखो डायग्राम देखना, ओरिजिनल डायग्राम देखना, एक्स डिस्टेंस पर आपने एलिमेंट माना है, इसका रेडियस आर है। तो जरा इसके लिए मुझे बताओ कि इसके लिए टेन थीटा कैसे निकालोगे? वही टेन थीटा इसके लिए हो जाएगा, ये हो जाएगा आर माइनस ए। दिख रहा है आर माइनस ए? और ये एक्स तो हो जाएगा आर माइनस ए बाय एक्स। बस इन दोनों को इक्वल करो, आपको मिल जाएगी आर की वैल्यू। आर की वैल्यू आ जाएगी, वो आर की वैल्यू ये थी। अच्छा, अब इसके बाद पता है हम क्या करेंगे? कुछ लोग क्या कर सकते हैं, आर को यहाँ सब्स्टिट्यूट करके इंटीग्रेट भी कर सकते हैं, पर इतनी मेहनत नहीं करेंगे हम, और शानदार काम करेंगे, और इंटरेस्टिंग काम करेंगे, और मज़ेदार काम करेंगे। और वो काम क्या होगा? इसी एक्सप्रेशन को डिफरेंशिएट कर दो। इसी एक्सप्रेशन को डिफरेंशिएट करने पर क्या मिलेगा? इसी एक्सप्रेशन को डिफरेंशिएट करने पर मिलेगा डी आर इज इक्वल टू पी माइनस ए बाय एल डी एक्स। अब आप क्या करोगे ना, डी एक्स की वैल्यू निकाल लो यहाँ से। और इसको उठाकर इक्वेशन वन में रख दो। तो क्या मिलेगा? आर मिल जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ रो डी एक्स, डी एक्स की जगह डिवाइडेड बाय पाई आर स्क्वायर। ठीक है, डी एक्स हो जाएगा एल डी आर अपॉन बी माइनस ए, सब्सटीट्यूट कर दिया, और डिवाइडेड बाय पाई आर स्क्वायर एज इट इज। इंटीग्रेशन में से अब क्या हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म बाहर निकाल लेना। आर के टर्म्स में इंटीग्रेशन होना है तो आर पे लिमिट लगेगी। लिमिट क्या होगी? लिमिट होगी स्मॉल आर इक्वल टू ए, स्मॉल आर इक्वल टू ए से लेकर फाइनली स्मॉल आर कहाँ तक जाएगा? बी तक। अगली स्टेप में इंटीग्रेट करते से ही आपको रेजिस्टेंस मिल जाएगा रो एल बाय पाई ए बी। याद रहेगा? रो एल बाय एरिया होता है ना, एरिया, रो एल बाय एरिया में एरिया को लिखना है आपको पाई ए बी। आर कैसे निकाला? आर निकाला हमने उससे, क्या बोलते हैं, सिमिलर ट्राइंगल से। खुद ही ट्राई कर लो, ये सब तो छोटी मोटी नाइन्थ क्लास की ज्योमेट्रियां हैं। नाइन्थ क्लास में ही इस तरह से आप लोग सिमिलर ट्राइंगल से स्मॉल आर निकाल सकते थे। रिजल्ट याद रखना, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए रिजल्ट का यूज़ होता है, डायरेक्ट यूज़ करोगे रिजल्ट का, वरना फिर आपको बार बार मेहनत करनी पड़ेगी ये डिराइव करने में। रिजल्ट याद होगा तो हमारे लिए बड़ा काम आएगा। करंट की डायरेक्शन एक्सिस के अलोंग, अलोंग द एक्सिस।
चलो आगे बढ़ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सॉल्व कर लिया, इंटीग्रेशन आ गया आंसर आपका ये। चलो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व करके बताओ। स्क्रीनिंग पहले अलग से एग्जाम होती थी आईआईटी की स्क्रीनिंग, और उसके बाद होता था रिटर्न पेपर। दो पेपर होते थे तब, स्क्रीनिंग और रिटर्न। ये स्क्रीनिंग का क्वेश्चन था। नहीं, इसमें ओम्स लॉ वगैरह भी कुछ यूज करना ही नहीं है। देखो, इसमें वोल्टेज तो कंफ्यूज करने के लिए दिया है, वोल्टेज का तो कोई काम ही नहीं पड़ेगा। देखो कैसे, करंट दिया है, सिर्फ करंट का ही यूज करना है हमें। करंट है 3.2 मिली एम्पियर। अब आपसे पूछा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टारगेट स्ट्राइकिंग द टारगेट इन 1 सेकेंड। इन टी बराबर 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में कितना चार्ज फ्लो करेगा? 3.2 मिली कूलम। क्यू इक्वल टू आई टी। करंट का मतलब ही क्या होता है? 1 सेकेंड में पर यूनिट टाइम कितना चार्ज फ्लो करेगा। 3.2 मिली एम्पियर करंट मतलब 1 सेकेंड में इतना चार्ज फ्लो करेगा। फिर हमें ये तो ये भी पता है ना, क्यू इक्वल टू कितना होता है? एन इंटू ई। क्यू इज इक्वल टू एन ई। सॉल्व करते से मुझे तो दिख रहा है ऑप्शन ए। मेरा तो आंसर आ गया। वोल्टेज आप लोगों को धोखा देने के लिए दिया गया था एग्जाम में। वोल्टेज का कोई यूज नहीं था। चलो अब फाइनली 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 अब हम लोग
फाइनली क्या करेंगे, अब हम लोग बात करेंगे ओम्स लॉ की। देखो इस टॉपिक में दो ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है, मतलब जो इसमें डिटेल में हम लोग हर बार यूज़ करेंगे। आगे आप पूरे टॉपिक में दो ही नाम सुनोगे, एक ओम्स लॉ का और एक किरचॉफ लॉ का। तो आज हम स्टार्टिंग करेंगे विथ ओम्स लॉ। नेक्स्ट हेडिंग लिख लो, ओम्स लॉ। सबको पता है ओम्स लॉ के बारे में। ओम्स लॉ क्या करता है, वी आई और आर में रिलेशन प्रोवाइड करता है, रिलेशन बिटवीन वी आई एंड आर। और समझ में भी आता है सबको कि वोल्टेज करंट को पास कराना चाहता है, वोल्टेज करंट को पास करना चाहता है और जो रेजिस्टेंस है वो उसको रोकना चाहता है। जिस तरह से हम आपका सिलेबस कंप्लीट कराना चाहते हैं, हम वोल्टेज लगाते हैं और आप बीच बीच में उल्टे सीधे डाउट पूछ पूछ के मैसेज कर करके बीच बीच में उल्टे सीधे डाउट पूछ पूछ के मैसेज कर करके आप जिस तरह से रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हो स्पीड को स्लो करने के लिए सिलेबस के, वो रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से सबको समझ में आ ही जाता है रेजिस्टेंस, वोल्टेज और करंट का काम क्या होता है। अब आगे जरा ये समझो, कंपैरिजन है, एनालॉजी है, समझ में आ गया होगा कि जितना ज़्यादा वोल्टेज होगा उतना ज़्यादा करंट होगा। करंट कब ज़्यादा होगा, जब वोल्टेज ज़्यादा होगा करंट ज़्यादा होगा, पर रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा करंट कम होगा। तो आई इज प्रोपोर्शनल टू वी एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। और वैसे आपको पता ही ओम्स लॉ क्या होता है, वी इक्वल टू आई आर। तो उसको शॉर्ट में लिख दूँ मैं, ओम्स लॉ इज वी इक्वल टू आई आर। अच्छा वैसे एक मिनट एक पॉइंट बता दूं, ध्यान से सुनना, बाद में आपको ऐसा लगे नहीं, कंफ्यूजन नहीं हो। जब आप मॉड्यूल पढ़ोगे उसमें बिगनर बॉक्स बन दिया होगा, वो भी आपसे नहीं होगा। जब आप ऐसे भी पढ़ोगे उसके अंदर आपको ओम्स लॉ का डेरिवेशन मिलेगा, वो भी आपसे नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम ओम्स लॉ को डिराइव भी करके देखेंगे। हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पर जाकर ड्रिफ्ट वेलोसिटी, रिलैक्सेशन टाइम, कोलिजन फ्रीक्वेंसी और बहुत सारे इस तरह के टर्म्स देखेंगे जो कि माइक्रोस्कोपिक लेवल पर अप्लाई होते हैं, जिससे ओम्स लॉ डिराइव कर सकते हैं। करंट डेंसिटी, ये सब कुछ टर्म्स हैं जो हम लोग देखेंगे। पर अभी टॉपिक को हम लोग इतना ज़्यादा थ्योरेटिकल ना बनाते हुए पहले ओम्स लॉ की प्रैक्टिस करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि पहले ओम्स लॉ की सफिशिएंट प्रैक्टिस तो हो जाए, उसके बाद हम उसका डेरिवेशन अलग से देखेंगे। तो वो सब कुछ जो डेरिवेशन वाला पार्ट है वो भी हमने कंप्लीट नहीं करा है, कवर नहीं करा है। वो हम लोग अलग से एक क्लास में उसको पूरा डिस्कस करेंगे अच्छे से। अभी आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ किस पर होना चाहिए, ओम्स लॉ पर, दैट इज वी इक्वल टू आई आर, और उसके एप्लीकेशन पार्ट पर। ठीक है, जल्दी से मुझे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके बता दो। सबका आंसर आ ही गया इस क्वेश्चन का ऑलमोस्ट। इसमें गलती कर भी कैसे सकते थे, फिर भी कुछ लोगों ने तो गलती कर ही दी है। चाहे कितना भी कर लो, गलती तो होना ही है। देखो स्लोप वोप निकाल के भी उसका रेसिप्रोकल ले सकते थे, पर और सिंपल करो ना इसको। ये किसी पॉइंट पर देख लो, इसी पॉइंट की रीडिंग ले लो, चलो इस पॉइंट की रीडिंग लेते हैं। वोल्टेज कितना है,
वोल्टेज है 4 वोल्ट, उस पॉइंट की रीडिंग ले रहा हूँ। और करंट कितना है? करंट है 8 मिली एम्पियर। मिली एम्पियर मतलब कुछ पापियों ने क्या कन्वर्ट वर्नवर्ट भी नहीं करी यूनिट्स। उनको लगता है यूनिट कन्वर्ट करने की कोई जरूरत ही नहीं है। वो उनको लगता है कि डायरेक्टली कर लो सब चीज। V = IR। 4 = 500। ये हमारा आंसर आना चाहिए था। अब आप लोगों का फेवरेट टॉपिक, जिसमें काफी लोगों को डाउट आ रहा था कि सीरीज कॉम्बिनेशन कैसे देखते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसा दिखता है। यही है सीरीज कॉम्बिनेशन, देख लो ध्यान से। सबसे पहला कॉम्बिनेशन हम पढ़ रहे हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स में सबसे पहला कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशनों का कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइप का कॉम्बिनेशन। सबसे पहले हम बात करेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन। लास्ट स्लाइड क्या बताएं? अरे भाई, लास्ट स्लाइड में क्या करोगे देखकर? कुछ यही थोड़ा लास्ट स्लाइड में स्लोप भी तो निकाला है, स्लोप का रेसिप्रोकल। करंट इज प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज, हाउ? ये क्या मतलब होता है? V = IR, स्ट्रेट लाइन होगी ना। ये हाउ, व्हाट, व्हेन, व्हाई, ये सब सब चीजें फिजिक्स में ही क्यों पूछते हो? केमिस्ट्री में तो कभी नहीं पूछते कि भाई बोरोन का मेल्टिंग पॉइंट इतना है तो बोरोन का मेल्टिंग पॉइंट इतना क्यों है। वो तो कभी नहीं पूछते। भाई बेंजीन का फॉर्मूला तो कभी नहीं पूछते कि C6H6 है तो C6H6 बेंजीन का फॉर्मूला क्यों है। वो तो कभी नहीं पूछते, मान लेते हो। अगर कहा जाए कि बेंजीन है C6H6, तो हाँ हाँ सर बेंजीन है C6H6। और हम बोले कि V = IR, फिजिक्स में बोलते हैं अगर V = IR ओम्स लॉ है तो सर हाउ, व्हेन, व्हाई, व्हाट है। तो V = IR, ये सदियों से ये परंपरा चलती आ रही है। वो क्या था यार, वो अच्छी मूवी थी अमिताभ बच्चन की, उसका डायलॉग था ना वो परंपरा का, वो कुछ परंपरा प्रतिष्ठा की बात करते हैं, वो मैं भूल गया यार डायलॉग वायलॉग भी देखो। तो क्या था यार, बढ़िया अच्छा था वो, बिल्कुल हैवी टोन में वो डायलॉग मारते थे उस मूवी में। परंपरा प्रतिष्ठा और उसकी कुछ बात करते थे वो, गुरुकुल गुरुकुल मूवी में, हाँ। तो बस, हाँ परंपरा प्रतिष्ठा अनुशासन, बिल्कुल सही। देखो कितना याद है आप लोगों को, कितने टेक्निकली साउंड हो आप लोग। मतलब कभी कभी तो मुझे इतनी खुशी होती है मतलब देखकर, कितना कुछ याद रहता है आपको। तो बिल्कुल ये परंपरा है जो सदियों से चलती आ रही है। ओम्स लॉ के समय से ये परंपरा है जो सदियों पुरानी है कि V = IR। बस उसी को तो यूज कर रहा है, स्ट्रेट लाइन। V = IR का ग्राफ कैसा बनेगा? स्ट्रेट लाइन। इस टाइप के रेजिस्टर्स को बोलते हैं ओमिक रेजिस्टर्स। मैंने बताया ना, ओमिक रेजिस्टर्स, नॉन ओमिक रेजिस्टर्स, और टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, ओम्स लॉ का डेरिवेशन माइक्रोस्कोपिक लेवल पर, ये सब कुछ डिस्कशन भी हम करेंगे। पर आज नहीं, कुछ दिनों बाद। अभी तो आप सर्किट सॉल्विंग सीखोगे। हाँ, तो हम क्या बात कर रहे थे? हम बात कर रहे थे सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स की, कॉम्बिनेशनों का कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइप का कॉम्बिनेशन। तो देखो सीरीज कॉम्बिनेशन देखा है आप लोगों ने कैसा दिखता है? गुड। इसमें क्या होता है ना, सीरीज कॉम्बिनेशन में जो वोल्टेज लगाया है वो डिवाइड होता है। खरबूजा कटेगा सब में बटेगा। तो वोल्टेज जो है ना वो बटेगा, यहाँ पर खरबूजा तो नहीं बटेगा, यहाँ पे वोल्टेज बटेगा। वोल्टेज बटेगा, दोनों रेजिस्टर्स को मिलेगा V1 V2। टोटल वोल्टेज V को डिवाइड करूंगा मैं V1 V2 में, तो सेम क्या होता है याद है कुछ? याद करो, बचपन के दिन स्कूल में पढ़ाया गया था। करंट सेम होता है, वोल्टेज अलग होता है बट करंट रिमेन्स सेम। चलो अब हेल्प करना, फर्स्ट रेजिस्टर के लिए क्या लिखूं?
और फर्स्ट रजिस्टर हम लोग क्या लिखेंगे? फर्स्ट रजिस्टर के लिए हम लोग लिखेंगे फॉर R1 V1 इक्वल टू IR1। इक्वेशन एक, वेरिएबल अनेक। इसको यहीं लिख देते हैं ना पास में उसके। सिमिलरली फॉर R2 के लिए बताओ क्या होगा? सिमिलरली फॉर R2, भाई टेक्नोलॉजी है तो उसका भरपूर लाभ उठाया जाए। क्या ख्याल है आप लोगों का? सिमिलरली फॉर R2 V2 इक्वल टू IR2। सिमिलरली, ये तो R1 R2 के लिए हो गया। सिमिलरली उसके आगे लिखने से पहले, इसके आगे लिखने से पहले इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है? इस सर्किट में इन दोनों पॉइंट्स के बीच में, इस सर्किट में इन दोनों पॉइंट्स के बीच में एक ऐसा रेजिस्टर लगा दो। इन दोनों रेजिस्टर्स को हटाकर एक ऐसा रेजिस्टर लगा दो। कैसा रेजिस्टर लगा दो? एक ऐसा रेजिस्टर लगा दो जो सेम बैटरी से, जो सेम बैटरी से सेम टोटल करंट फ्लो करवा दे। मतलब बैटरी है V वोल्ट की और करंट है I एम्पियर का, तो वो वैल्यू होती है R इक्विवेलेंट। तो ये जो नीचे वाला डायग्राम है, इसलिए मैं क्या लिखूंगा? V इक्वल टू आई इंटू आर इक्विवेलेंट। तो सिमिलरली टेक्नोलॉजी है तो भरपूर यूज़ करेंगे उसका, लपक लपक के यूज़ करेंगे इसका। फॉर सर्किट का R इक्विवेलेंट वी कैन राइट V इक्वल टू आई इंटू आर इक्विवेलेंट। चौथी इक्वेशन कहाँ से आएगी? चौथी इक्वेशन सबको पता है कहाँ से आएगी। चौथी इक्वेशन तो दिख ही रही है, V इक्वल टू V1 प्लस V2। एक दो तीन से वैल्यू उठा के चौथे में रखो, तो हमें क्या मिलेगा? अब हमें मिलेगा IR1, या IR इक्वलेंट लिख देते हैं। IR इक्वल टू IR1 प्लस IR2। आई से आई कैंसिल हो जाएगा और अल्टीमेटली हमें मिल जाएगा R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2। मजा आ गया भाई इस इक्वेशन को डिराइव करके। इतना मजा तो किसी और इक्वेशन को डिराइव करने में आता ही नहीं है जितना इसको डिराइव करने में आता है। जीवन के असली मजे आ गए आज तो। वाह। जल्दी से इसे नोट करो, फिर इसके बारे में मैं आपको बहुत सारी बातें बतानी है। सीरीज कॉम्बिनेशन की ढेर सारी ऐसी बातें हैं जो हमें आपको बतानी है। जल्दी से नोट करना शुरू कर दो। देखो ना कितनी अच्छी थी लाइफ पहले ना। 2 साल पहले तक, 3 साल पहले तक, नाइन्थ क्लास में कितनी इजी लाइफ हुआ करती थी, कितने सिंपल सिंपल डेरिवेशन हुआ करते थे। और पता नहीं 11 12 में आते सी फ्रस्टम के डेरिवेशन इंटीग्रेशन कर दो, पोटेंशियल के डेरिवेशन इंटीग्रेशन कर दो, फील्ड के डेरिवेशन इंटीग्रेट कर दो। बिना इंटीग्रेशन के तो 11 12 में काम ही नहीं होता। इसीलिए ये हमारा सबसे फेवरेट डेरिवेशन है। जितनी तारीफ की जाए इस डेरिवेशन की उतनी कम है। HCV का PDF फिर से भेज दें? अरे रे रे, 3 3 बार तो हम भेज चुके हैं। अब तो कंफर्म अब नहीं भेजेंगे। अब अगर आपको चाहिए PDF तो आपको सबसे पहले वो जो नंबर है उस नंबर पे आईपैड या आईफोन के हिसाब से जो भी अमाउंट है वो ट्रांसफर करना पड़ेगा। उसी के बाद अब तो नहीं, अब तो बिल्कुल नहीं। 3 3 4 4 बार भेज चुके हैं हम PDF। एक बार भेजी, फिर वो कॉपीराइट इशू के कारण डिलीट हो गई। फिर दूसरी बार भेजी, हमने कहा भी था कि जल्दी डाउनलोड कर लेना। फिर तीसरी बार भेजी, फिर भी उसके बाद भी अभी PDF चाहिए अच्छी। अब तो नहीं देंगे। और क्या भरोसा आप लोगों का?
हैं, हम आपको एचसीवी की पीडीएफ भेजें, आप लोगों का क्या भरोसा कि हमने आपको एचसीवी की पीडीएफ भेजी और आपने भारतीय भवन पब्लिशर को लिख दिया, है ना, कि एचसीवी की बुक की पायरेसी हो रही है, तो कल से हमारे ऊपर केस हो जाए पायरेसी का। हम ऐसा गलत काम तो हम करते ही नहीं है ना। आपको तो पता ही है ना, हम तो गलत काम करते ही नहीं है। ऐसे काम हम चोरी वोरी के काम नहीं करते ना। एचसीवी ओरिजिनल खरीदनी पड़ेगी। पीडीएफ वीडीएफ जो होता है, पायरेसी वायरेसी वाले काम, सोचो एच सी वर्मा सर ने कितनी मेहनत करके बुक लिखी है, और ऐसी अगर हम उसकी पीडीएफ सप्लाई कर देंगे तो उनकी जो मेहनत होती, जो रॉयल्टी बोलते हैं, उनके जो हार्डवर्क को एप्रिसिएशन मिलना चाहिए, उनके जो इंटेलेक्चुअल एफर्ट्स को एप्रिसिएशन मिलना चाहिए, वो तो मिलेगा ही नहीं। और एक तरह से चोरी हो गई ना, ये तो गलत काम हो गया। गलत काम कैसे कर दूं मैं? गलत काम तो मैं आज तक कभी लाइफ में करा ही नहीं ना। एक असली इंजीनियर वही होता है जो लाइफ में कभी कोई गलत काम ना करे और कभी झूठ भी ना बोले। ध्यान रखना है मेरी बातों को। चलो अपन आगे पढ़ते हैं। फॉर एन रजिस्टर्स इन सीरीज, फॉर एन रजिस्टर्स इन सीरीज, अगर दो की जगह तीन हुए, देखो भाई, दो, एक से दो रजिस्टर हुए, दो से तीन, तीन से चार, ऐसे नंबर बढ़ता जाएगा, है ना, नंबर ऐसे ही बढ़ता है चीजों का। तो रजिस्टर का नंबर भी ऐसे ही बढ़ेगा। एक रजिस्टर था, एक से दो हुए, दो से तीन हुए, तीन से बढ़ते गए रजिस्टर्स। तो सिमिलरली फॉर एन रजिस्टर्स इन सीरीज, देख लो, गिद्ध चमगादड़ों की तरह आंखें बिल्कुल खोल खोल के देख लो। आंखों में बिल्कुल चमक आ जानी चाहिए पॉइंट देखकर। आंखें बिल्कुल चमक जानी चाहिए पॉइंट देखकर। अगर इक्वल हुए तो क्या होगा बताओ? जैसे एग्जाम्पल, फॉर दो ओम के पांच पांच रजिस्टर लगा दो सीरीज में, आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? 5 × 2, 5 दूनी 2, 10 ओम। तीसरी खास बात सीरीज कॉम्बिनेशन की, करंट सेम होता है, और पोटेंशियल किस रेशियो में डिवाइड होता है? इन द डायरेक्ट रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस। एक काम करता हूँ, ये फोर्थ पॉइंट है ना, अभी मैं आपको समझाता हूँ अच्छे से पहले, फिर लिखना है इसको। अभी जरा इक्वेशन देखो। ये इक्वेशन याद है, 1 और 2? क्या इन दोनों इक्वेशन से ऐसा लिख सकता हूँ कि I1 R1 = I2 R2? इक्वेशन एक। दूसरी इक्वेशन कहाँ से आएगी? दूसरी इक्वेशन आएगी V = V1 + V2। मैंने क्या लिख दिया ये? अब ठीक है ना? कुछ भी लिख दिया मैंने भी। V1/R1 = V2/R2, ऐसा लिखना चाह रहा था मैं, कहना यही चाह रहा था मैं, है ना। V = I R, तो V1 = I R1, V2 = I R2, V1/V2, R1/R2। देखना, यहाँ से V1/V2 डायरेक्ट निकाल लो, इतना भी क्यों मेहनत कर रहे हैं अपन, डायरेक्ट डिवाइड कर दो। V1/V2 = R1/R2, ये हो गया। दूसरी इक्वेशन क्या आएगी बताओ? V1 + V2 = V। ये दो इक्वेशन, दो वेरिएबल सॉल्व करना आता है? इन दो इक्वेशन, दो वेरिएबल को सॉल्व करके देखो क्या मिलेगा आपको। जब आप इन दोनों इक्वेशन और दोनों वेरिएबलों को सॉल्व करोगे, तो इन दोनों इक्वेशन, दोनों वेरिएबल को सॉल्व करने पर आपको V1 और V2 मिल जाएगा। V1 इतना मिलेगा, V2 इतना मिलेगा। डायरेक्ट रेशियो निकालना आता है? बचपन में जब छोटे थे तब पढ़ा था ना डायरेक्ट रेशियो। 100 रुपये डिवाइड करने हैं 2:3 में, तो कैसे डिवाइड करते हो? V1 कितना हो जाएगा? V1 हो जाएगा 100 रुपये को 2:3 में डिवाइड करना, 2/2 + 3, याद है बचपन का मैथ्स? करके बता देता हूँ मैं। 2/2 + 3। क्या दिन थे वो भी, है ना, जब आप लोग इतने इजी इजी क्वेश्चन करा करते थे। अब देखो क्या हो गया लाइफ में, कैसे कैसे डिफिकल्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन आ जाते हैं बाद में। ये होता है डायरेक्ट रेशियो ऑफ रेजिस्टेंसेस। निकालना आता है रेजिस्टेंस का डायरेक्ट रेशियो? गुड, वेरी गुड। तो वही लिखा है, देखो मैंने फाइनल फॉर्मूले में ये लिखा है। अच्छा, दूसरी बात सुनो, अगर दो की जगह तीन होते तो क्या करता मैं? सिमिलरली
क्या मैं छोड़ देता क्वेश्चन को? 3 रेजिस्टर से क्या करते हैं, छोड़ते नहीं। V1 को क्या लिखते हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3, मतलब R इक्विवेलेंट है ना, इंटू V। नीचे R इक्विवेलेंट हो गया मतलब एक तरह से। सिमिलरली V2 क्या हो जाता है बताओ? सिमिलरली V2 हो जाता R2 अपॉन शॉर्ट में लिख दूँ R इक्विवेलेंट इंटू V। सिमिलरली V3 कितना हो जाता? मजा आ गया ये एक्सप्रेशन देखकर। और सिमिलरली अगर n रेजिस्टर्स होते तो n रेजिस्टर्स के लिए अब ये फॉर्मूला पढ़ो। स्पेशली मैंने ये फॉर्मूला लिखा है, ध्यान से देखो, इस फॉर्मूले को पढ़ो ध्यान से, अब इस फॉर्मूले को। सिमिलरली फॉर n रेजिस्टर्स ही हो जाता फॉर्मूला। ठीक है। और ये तो अभी अपन देख ही चुके हैं, पोटेंशियल इज डिवाइडेड इन द डायरेक्ट रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस। पोटेंशियल किस रेशियो में डिवाइड होगा? इन द डायरेक्ट रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस। लिखना है ना इस पॉइंट को भी, नोट करना है, वो तो डिजाइन बना रहा था बस में। V इज प्रोपोर्शनल टू R। और ये वाला पॉइंट लिखना है, लिख लो सब, लिख लो जल्दी जल्दी। तब तक हम पोल जनरेट करते हैं ना, तब तक आप नोट करो, तब तक हम आज एक पोल जनरेट करते हैं। नोट भी करते जाना है, और मीनवाइल एक पोल आ रहा है, पोल में बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट भी करना है, वोट भी करना है, तो हमें पता चले। पोलिंग में भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना है। अरे सिंपल बात है ना, अगर रिजल्ट मेरे फेवर में नहीं आएगा तो रिजल्ट शेयर नहीं करूंगा। इतनी सिंपल बात है। ग्यारह लोगों ने वोटिंग नहीं करी है अभी तक, 80% वोटिंग हुई है सिर्फ, 20% वोटिंग रह गई है, जल्दी से वोट कर दो।
जो लोग वोट नहीं करेंगे उनके वोट हम अपने फेवर में ही काउंट करेंगे। कर लिया नोट सब लोगों ने ये? चलिए, तो आज हम लोगों ने सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़ा है और बहुत सिंपल कॉम्बिनेशन है। नेक्स्ट टर्न पर हम पैरेलल कॉम्बिनेशन की भी बात करेंगे और पैरेलल कॉम्बिनेशन के बाद इसके बहुत सारे क्वेश्चंस ट्राई करेंगे। चलो, अब हम लोग वोटिंग का रिजल्ट भी देख लेते हैं, पोल का रिजल्ट भी देख लेते हैं। जाने से पहले आप लोगों के माइंड में एंग्जाइटी तो होगी कि क्या रहा होगा, रिजल्ट कैसा रहा होगा। तो पहले पोलिंग एंड कर लेते हैं, अब रिजल्ट शेयर कर देते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो कि ऑप्शन ए को मिले हैं 21 वोट, दैट इज 48%। तो आपको लग रहा होगा कि सर को शेयर करना पड़ेगा, पर ध्यान से देखो, ट्रिकी क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन ट्रिकी है। ऑप्शन बी सी ओ डी को अगर आप कंबाइन करके देखोगे तो ये तीनों मिलकर, ये देख रहे हो, ये तीनों मिलकर कितना हो जाएगा? 12 + 9 + 2, 23। मतलब 2 वोट ज्यादा। मतलब नो, नेवर और मे बी, ये तीनों मिलकर यस से ज्यादा वोट पे आ गए। ठीक है, तो इसको बोलते हैं गठबंधन। वो बोलते हैं ना, जब दो तीन पार्टीज का कोलिजन होता है उसको बोलते हैं गठबंधन। महागठबंधन के कारण ये समझा करो बात को। हाँ, तो ये गवर्नमेंट का कोलिजन हुआ है और महागठबंधन के कारण ऑप्शन बी सी ओ डी ने मिलकर ऑप्शन ए को ओवर पावर कर दिया है। तो अनफॉर्चुनेटली अब आपकी डिमांड पूरी नहीं हो पाएगी। चलिए, तो इसी के साथ आज के सेशन को यहाँ पे पॉज किया जाता है और आगे नेक्स्ट टर्न पे कंटिन्यू करेंगे विथ पैरेलल कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशनों का कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टाइप का कॉम्बिनेशन, जो कि हम नेक्स्ट टर्न पर देखेंगे। ठीक है, चलो यहाँ पॉज कर रहे हैं, आगे कंटिन्यू करते हैं। गुड बाय एंड टेक केयर।